हेलो बच्चों, आज हम लोग पैराबोला से रिलेटेड जो 2025 में जो जेई मेंस में जो क्वेश्चन आए थे, आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके पीछे के लॉजिक्स, उसके पीछे के फॉर्मूलेज, हम लोग सारे चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं आज 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ पैराबोला से, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो जेई मेंस में पूछे गए हुए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े ही कॉन्सेप्चुअल हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराबोला का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां दिया गया है। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 16। तो मतलब ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का ये जो फोकस, इस पैराबोला का ये जो फोकस है इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सी। मतलब जो सर्कल सी है, सर्कल सी का जो सेंटर है वो इस पैराबोला का फोकस है। इतना बात क्लियर है। उसके बाद कहा गया इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सी पासेस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। उसके बाद कहा गया है कि जो लैम्डा की जो वैल्यू है वो ऐसी वैल्यू है जहां से सर्कल सी पास कर रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस लैम्डा इक्वल टू 5, जो इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से हमारा सर्कल सी पास कर रहा है। फिर उसके बाद कहा गया है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2, मतलब लैम्डा के दो वैल्यूज हैं, एक है लैम्डा 1 और एक है लैम्डा 2। और यहां पर कहा गया है कि जो लैम्डा 1 है वो लेस देन है लैम्डा 2 से। तो हमसे पूछा गया है कि 12 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस 29 टाइम्स लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लिया। यहां पर मुझे एक चीज मुझे देखने को क्या मिला कि यहां कहा गया था कि जो सर्कल है, यहां पर जो हमसे कहा गया था कि जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा इस पैराबोला के लिए फोकस होगा। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें ये जो सेंटर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पैराबोला का हम फोकस निकाल लेते हैं। तो ये पैराबोला आपके पास दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 16 दिया हुआ था। तो हम लोगों ने यहां से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लिया, तो हो गया x प्लस 4 हो गया। तो अगर यहां से y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 4 है तो इस पैराबोला के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे क्या, x प्लस 4 इक्वल्स टू, याद होगा पैराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल्स टू a होता है और y इक्वल्स टू कितना होता है 0। तो x इक्वल्स टू a, यहां पर a का काम कौन कर रहा है 1, तो यहां से x प्लस 4 इक्वल्स टू 1 है, तो प्लस 4 उधर चला गया तो 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 क्या हो जाता है, माइनस 3 हो जाता है। इसका मतलब कि यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस 3 होगी। मतलब फोकस का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, माइनस 3 है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि फोकस का y कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो क्या कह रहे होंगे, y इक्वल्स टू 0। मतलब यहां से आ जाएगा y इक्वल्स टू 0। मतलब जो फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो कोऑर्डिनेट है माइनस 3,0। और इस पैराबोला के लिए जो फोकस है इस सर्कल के लिए किसका काम कर रहा है, सेंटर का काम कर रहा है। मतलब हमें सेंटर पता चल चुका है। उसके बाद यहां पर कहा गया था कि सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस कितना है, 5 यूनिट है। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से लेकर के सर्कल तक की जो दूरी होगी, सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी, ये आपके पास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो सर्कल का सेंटर पता है और हमें रेडियस पता है। तो इस सर्कल का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर, और रेडियस आपके पास 5 है तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। मतलब सर्कल का इक्वेशन मुझे पता है। अब इसके बाद ये कहा गया था ये जो सर्कल है, ये सर्कल इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अगर इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर पास कर रहा है तो इसका मतलब इस सर्कल के इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर
इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद हम लोग यहां पर इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहां पर तो हम यहां थोड़ा सा पेस्ट कर लेते हैं इसको, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एक लाइन था आपके पास यहां पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और एक लाइन था हमारे पास यहां पर x प्लस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 4। तो यहां से अगर हम देखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, मतलब y इक्वल्स टू कितना हो गया 3x, और यहां से देखेंगे x प्लस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 4। तो यहां से y इक्वल टू 3x है, मतलब x हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 4/3 लैम्डा प्लस 1। तो x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है। अगर मैं पूछूं y की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें सिंपली इस वाले लाइन में रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये जो y इक्वल टू 3x है और ये x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इन दोनों को मैंने सॉल्व करके ही तो x की वैल्यू निकाली है। मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहां से 3 इंटू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा 12/3 लैम्डा प्लस 1। तो ये x की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है। अब यहां पर ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अगर पास कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो यहां से लिखेंगे, अगर हम यहां से हम लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट x की जगह पर हम लोगों ने लिखा 4/3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3, 4/3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। y के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 12/3 लैम्डा प्लस 1 का यहां पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 25। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया 4/3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और y के जगह पर मैंने लिखा 12/3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही इसे हमें सॉल्व करते हैं यहां पर, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4/3 लैम्डा प्लस 1 और यहां पर प्लस 3 है। तो जब यहां पर 3 लैम्डा प्लस 1, जैसे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा ये चीज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस, ये ऊपर चला गया तो ये आपके पास 9 लैम्डा प्लस 3, और बाई में कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही अगर हम देखें 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 25 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं यहां पर 9 लैम्डा, ये हो गया 4 प्लस 3 7, और ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर प्लस 144, और ये जो 3 लैम्डा प्लस 1 का जो होल स्क्वायर, इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा होगा। अब इसको हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, जैसे ही हम यहां पर सॉल्व करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, तो यहां से 9 लैम्डा प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो 9 का यहां पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81 लैम्डा स्क्वायर, प्लस यहां पर देखेंगे 9 7 63 इंटू 2, तो 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा 126, तो 126 यहां पर आ जाएगा आपके पास लैम्डा। उसके बाद 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया 49, और यहां पर फिर इसके बाद लिखा था प्लस का 144, तो ये हमारे पास हो गया 144 इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 25, 3 लैम्डा मतलब 9 लैम्डा स्क्वायर, इसके बाद आपके पास हो जाएगा 6 लैम्डा, और फिर प्लस का हो जाएगा 1, ये हमारे पास आएगा। यहां के बाद
81 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर 25 और 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 81 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर 126 लैम्डा प्लस का 49 और यहाँ पर 144, अभी रहने देते हैं, प्लस 144 और यहाँ से देखेंगे 25 इंटू 9 तो यहाँ पर 45 और ये 18 4 22 225 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर 25 इंटू 6 करेंगे तो 30 और यहाँ पर 12 3 15 150 लैम्डा प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 25। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा होगा। अब इस 81 लैम्डा स्क्वायर को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो जैसे ही 81 लैम्डा स्क्वायर को इधर भेजा तो ये हो गया 5 माइनस 1 4, ये आपके पास आ गया 22 है, यहाँ पर आपके पास 8 है तो 20 और यहाँ 6 14 144 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 126 लैम्डा है, ये उधर चला गया तो 150 लैम्डा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा 30 और यहाँ पर का 20 तो कितना हो गया 24 लैम्डा। तो ये आपके पास आ रहा होगा 24 लैम्डा। लैम्डा का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखेंगे 144 वो इधर चला गया तो माइनस का 144 हो गया और प्लस का 49 जब उधर चला गया तो कितना हो जाएगा 25 है, यहाँ पर 49 तो आई थिंक 24 हो जाएगा। माइनस का होगा कि प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, -24 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इस तरह का इक्वेशन बन के आ रहा है। अब हम यहां से क्या करते हैं, अगर हम देखें तो कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम सबसे पहले कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें यहां से, अगर हम यहां से कॉमन निकाले तो हम कॉमन क्या निकाल सकते, 8 कॉमन निकल रहा है। तो 8 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहां से 8 मैंने कॉमन निकाला तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 1 हो गया यहाँ पर और उसके बाद 18 लैम्डा स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। यहां पर देखेंगे तो 3 लैम्डा आएगा, यहां पर देख रहे हैं तो माइनस का 18 ही आएगा और यहां पर देखेंगे माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये 8 उधर चला गया, जैसे ये 8 उधर चला जाता है तो यहां से हमारे पास निगेटिव में कन्वर्ट होगा ये। तो यहां से 8 को उधर मैंने भेजा तो 0/8 0 हो गया, 18 लैम्डा स्क्वायर और ये आपके पास है प्लस का 3 लैम्डा और यहां पर देखेंगे 18 और 3 कितना हो गया, यहां से माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा और यहां पर हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गया 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहां पर माइनस लैम्डा के जगह पर यहां लिखना पड़ेगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 7 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो 7 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा यहां पर 1 हो जाएगा। यहां से हम लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, अगर हम लैम्डा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 7 और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो 6 लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही है, एक आएगी लैम्डा इक्वल्स टू 1 और एक वैल्यू आ रही आएगी यहां से माइनस का 7/6। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आई है। अब यहां पर यह कंडीशन दिया गया था कि लैम्डा 1 जो है वो छोटा है लैम्डा 2 से, तो यहां पर छोटा कौन सा है, -7/6। मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा 1 की वैल्यू हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, -7/6 ले सकते हैं। तो लैम्डा के जगह पर हम लोग यहां पर माइनस का 7/6 ले लिया और लैम्डा 2 के जगह 1 ले लिया। तो हमारे पास इक्वेशन था 12 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस 29 टाइम्स लैम्डा 2। तो 12 टाइम्स लैम्डा 1 के जगह पर -7/6 लेंगे प्लस 29 टाइम्स लैम्डा 2 और लैम्डा 2 के जगह पर हम 1 लेंगे। तो यहां पर देखेंगे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 इंटू -7 -14 और यहां पर देखेंगे प्लस का 29। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, -14 प्लस 29 हमारे पास आ जाएगा 15। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 15 है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत थी। तो अगर हमें कैलकुलेशन आता है तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं एग्जाम में।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या कहा गया है, पहले एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए। कहा गया इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स भी 3/2, 3, मतलब आपको यहां पर पैराबोला का इक्वेशन निकालना है और इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये आपके पास दिया हुआ है। उसके बाद कहा गया एंड द डायरेक्ट्रिक्स x + 2y = 0, और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि उस टाइम पर पैराबोला का इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाता है, और जैसे ही इस फॉर्म में आ जाता है तो आपको बस ये चेक करना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है और गामा की वैल्यू कितनी है, और फिर इन तीनों को आपको ऐड करके आंसर बताना है। तो यहां पर अगर हम देखें कि यहां पर आपके पास, अगर आप देखेंगे अगर ध्यान से, कि यहां पर आपके पास वर्टेक्स दिया हुआ था, वर्टेक्स कितना दिया था 3/2, 3, और अगर हम यहां पर एक लाइन को देख रहे हैं, यहां पर इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि भी जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का ये एक ऐसा पॉइंट होता है, एक मिड पॉइंट होता है, तो ये आपके पास एक मिड पॉइंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगा यहां पर, वो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब पैराबोला कुछ इस तरह से बन रहा होगा, और ये इस पैराबोला के लिए किसका काम कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रहा है। वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ था, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर आप देखेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स विद डायरेक्ट्रिक्स x + 2y = 0, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपके पास था x + 2y = 0। और किसी भी पैराबोला के इक्वेशन के लिए हमारे पास दो चीज जरूरत होता है। अगर आप पैराबोला का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, पहला उसका फोकस क्या है और दूसरा उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है। तो क्या मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है या नहीं है, तो मुझे पहले से डायरेक्ट्रिक्स पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस निकालना है, फोकस को फाइंड करना है। जैसा ही फोकस फाइंड हो जाता है हम सिंपली इस पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये फोकस कैसे होगा, कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप देखो कि आपके पास भी पॉइंट पता है, ये पॉइंट आपको पता है। अगर आप ये पॉइंट निकाल लेते हैं तो S बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट भी का या वर्टेक्स का हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं ऑन दिस डायरेक्ट्रिक्स। जैसा ही ये हम काम करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि पॉइंट Z होगा। तो यहां से इस पॉइंट को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, और हम लोग इस पॉइंट भी का वर्टेक्स, इस पॉइंट भी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख रहे होंगे अल्फा माइनस का 3/2, अल्फा माइनस 3/2 बाई, यहां पर अल्फा माइनस 3/2, उसके बाद ये a लिखते हैं, तो ये हमारे पास 1 हो गया, इक्वल्स टू, फिर कितना हो जाएगा बीटा माइनस 3 बाई, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं 2, तो हमने 2 लिख लिया, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सीधा का सीधा ये पॉइंट इसमें रख देते हैं, तो ये पॉइंट रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और ये जब 3 रख देंगे तो क्या हो गया 6 हो जाएगा। बाई करते क्या है a² + b², तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना हो गया 5 आ रहा है। तो ये हमारे पास यहां पर आया। तो यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू देखेंगे, पहले इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो ये कितना आ रहा है -3/2 + 6 है, तो कितना हो गया 6 × 12 हो गया, 12 × 3 = 15 हो गया, तो 15/2 और यहाँ पर 5 है, तो 5 × 3 = 15, तो इसका मतलब यहाँ से ये आ गया हमारे पास -3/2 आ रहा है। मतलब अल्फा -3/2/1 को हम किसके इक्वल कर देते हैं -3/2 को। तो जब इस क्वांटिटी को अल्फा -3/2/1 इसको जब -3/2 के इक्वल करेंगे तो आप देखेंगे यहां से कि -3/2 से -3/2 कैंसिल हो रहा है, और जैसा ही कैंसिल हुआ तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अब अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो बीटा निकल जाएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंट क्या है x + 2y = 0 पर है। तो अगर अल्फा 0 है तो इसमें इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराएंगे तो इसका भी y का मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। मतलब हमारे पास z पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट पता है। अब हमारे पास वर्टेक्स पता है, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पर जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो हम यहां से s का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि v इज द मिड पॉइंट ऑफ ZS। तो यहां से s का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो s का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3
और इसका कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फोकस का कोऑर्डिनेट है, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,6 हो गया। तो फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। जैसे ही फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया तो अब हम लोग पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। और वो पैराबोला का इक्वेशन कैसा रहेगा, तो इसको हम लोग यहां पर एक बार देख लेते हैं। पैराबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पैराबोला का जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये पॉइंट हम लोगों ने मान लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये फोकस से जो डिस्टेंस होगा और जो डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। तो PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PS की वैल्यू यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √अंडर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PM। PM कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास है mod ऑफ x + 2y और ये हमारे पास है √5। तो ये हमने क्या कर लिया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया है। तो यहां से रूट को उधर भेज दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रूट उधर चला गया तो ये हो गया x + 2y का होल स्क्वायर √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया x², ये वाला हो गया y² माइनस का 6x माइनस का 12y और ये प्लस का 3, ये आपके पास 36 इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा x² प्लस का 4xy और प्लस का हो जाएगा 4y² और ये जो यहां पर 5 था ये 5 इधर आ जाएगा। ये 5 जैसे ही इधर आ गया तो यहां पर इस तरीके से बन रहा होगा। अब आपसे पूछा गया था अल्फा बीटा गामा। एक बार अगर अल्फा को ध्यान से देखें, अल्फा क्या है, अल्फा जो है x² का कोफिशिएंट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ x² का कोफिशिएंट देखते हैं तो ये 5x² है, ये x² है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी। अगर हम देखेंगे यहां से 5y², यहां से 4y² तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने अल्फा लिख लिया, हमने बीटा लिख लिया। अब एक बार हम देखेंगे यहां पर एक गामा का भी कॉन्सेप्ट था। तो गामा क्या था, xy का कोफिशिएंट था। तो गामा xy का कोफिशिएंट था तो इसका मतलब अगर ये 4xy इधर आ जाएगा, ये 4xy इधर आ जाएगा तो यहां पर अगर हम देखेंगे अगर 4xy इधर आ जाता है तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4xy हो जाएगा। मतलब गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू जो है 4 है। तो आपसे पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 1 + 4, तो 4 4 8 1 9। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो आई होप ये बात आप समझ गए हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस फोकस डायरेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी इसमें हमें क्या करनी थी, यूज करनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। उसके बाद ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो कहा गया 2 पैराबोलाज हैव द सेम फोकस 4,3 एंड देयर डायरेक्ट्राइसेस आर x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब 2 पैराबोला है और उन दोनों पैराबोला का जो फोकस है वो सेम है। उसके बाद कहा गया उनकी जो डायरेक्ट्राइसेस हैं या डायरेक्ट्रिसेस हैं वो एक x एक्सिस है और एक क्या है, y एक्सिस है रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा गया है कि अगर इफ दीज पैराबोलाज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स A एंड B, अगर ये दोनों के दोनों पैराबोला A और B पर इंटरसेक्ट करते हैं तो AB² की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों पैराबोला के सेम फोकस है, तो जैसे ही पैराबोला का सेम फोकस है और दोनों की हमें डायरेक्ट्रिक्स बता के रखी है तो हम समझ गए हैं कि हमें फोकस पता है और हमें डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो हम पैराबोला का इक्वेशन लिख लेंगे। तो बस ये काम कर लेते हैं कि इस पैराबोला का इक्वेशन और सेकेंड वाले पैराबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें कि एक पैराबोला कुछ इस तरीके से है जिसका फोकस यहां पर दिया था 4,3 है, और एक और
क्योंकि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ना, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स हो कौन हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा इस मोमेंट पर। इस वाले पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो एक्स एक्सिस होगी। एक और पैराबोला है जिसका भी सेम फोकस है और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कौन है, हमारे पास वाई एक्सिस है। तो वो कुछ पैराबोला कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके बन रहा होगा और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कौन है, वाई एक्सिस है। तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, मैंने कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया, मैंने बस रफ डायग्राम बनाया कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा हमारे पास पैराबोला। और अगर हम देखेंगे ये जो दोनों पैराबोला है कहा गया था इंटरसेक्ट कर रहे दो पॉइंट पे, तो ये दो पॉइंट हमने मान लिया, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट को मैंने मान लिया बी पॉइंट है। तो एक पॉइंट को मैंने तो कहा है ए पॉइंट है और दूसरे वाले पॉइंट को मैंने कह दिया बी पॉइंट है। तो ये यहां पर दो पॉइंट पर ये कट कर रहा है। अगर हम ए का कोऑर्डिनेट देखेंगे, मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है x1, y1 और जो दूसरा जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन में जो पूछा गया, आपसे पूछा गया ए बी का स्क्वायर, मतलब हमारे पास जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हमसे पूछा गया है। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ए और बी को फाइंड कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इस पॉइंट के लिए अगर हम देखें, अगर हम इस पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे, या फिर मैं इस पॉइंट के लिए भी देख सकता हूं, आप दोनों में से कोई भी पॉइंट के लिए कह सकते हैं कि एक हम x मान के चल रहे हैं कि इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, इस वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप क्या कहेंगे, फोकस आपको ऑलरेडी पता था कि फोकस कितना है 4,3 है, तो फोकस हमें पता है। तो हम इस पैराबोला का इक्वेशन क्या लिख रहे होंगे, तो इस पैराबोला का इक्वेशन लिख रहे होंगे हम लोग PS इक्वल टू PM, मतलब उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x-4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हम देखेंगे तो लिख सकते हैं y-3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया वो जो पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट है उसका 4,3 से डिस्टेंस, मतलब फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। और इस केस में इस पैराबोला के लिए मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं इस वाले पैराबोला के लिए बात कर रहा हूं। इसके लिए ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स कौन है, वाई एक्सिस है। और डायरेक्ट्रिक्स अगर वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, x इक्वल्स टू 0 होता है। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो अब यहां से इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो आपके पास हो जाएगा सिंपली, क्योंकि वो x, y है रखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा मॉड x हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो कितने हैं, मॉड x है। तो एक वाले पैराबोला का इक्वेशन मैंने लिख लिया। ऐसे दूसरे वाले पैराबोला का इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, अगर वो उसकी बात अगर मैं करूं तो दूसरे वाले पैराबोला का इक्वेशन कितना होगा, तो रूट अंडर x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड y। दूसरे वाले का इक्वेशन मॉड y में आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इस टाइम पर x एक्सिस डायरेक्शन होगा जिसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दूसरे टाइम पर ये x एक्सिस आपके लिए डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रहा होगा, तो उस टाइम पर y इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गया। तो यहां पर फिर से आप वही फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा रूट अंडर x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड y। इतना बात क्लियर है। अब आप देखेंगे यहां पर आपसे क्या कहा गया था कि एक ऐसा पैराबोला है जिनका फोकस 4,3 था, दोनों का सेम था, डायरेक्ट्रिक्स दिया था, y एक्सिस दिया था। अब ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पर, एक है ए पॉइंट और एक कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। तो दो पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें कहा गया होगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो सिंपली हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड सेम कर देना है, मतलब मॉड x इक्वल टू मॉड y। जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इन दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू y आएगा और एक कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस y आ जाएगा।
मतलब यहाँ पर इस बात का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कि मॉड x इक्वल टू, जैसे ही मॉड y आया तो यहाँ से हमने लिखा x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई। इस बात का ये मतलब है कि ये जो दोनों पैराबोला जब कट कर रहे होंगे, जब ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर क्या हो रहा होगा कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो रहे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होंगे, लेकिन साइन वाइज अगर हम कहेंगे तो साइन वाइज ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो यहां से मतलब ये हुआ, इस तरह के सिचुएशन बन रहे होंगे। तो यहां पर हमने देखा है कि ये पॉइंट ए x1, y1 था और ये पॉइंट बी x2, y2 था। तो अगर हम देखेंगे यहां से जैसे ही x इक्वल टू वाई आया, ये x इक्वल टू वाई अगर हम इन दोनों में से किसी में रख देते हैं, अगर x इक्वल टू वाई हम किसी में रख देते हैं तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें x की वैल्यू आ रही होगी, हमें x की क्या आ रही होगी, वैल्यूज आ रही होगी। तो हम x इक्वल टू वाई रख देते हैं। तो हम यहां पर x इक्वल टू वाई जो है हम किसी भी इक्वेशन में रख दे रहे हैं। तो यहां पर x इक्वल टू वाई मैंने रखा, जैसे मान लेते कि ऊपर वाले में ही रखा मैंने, तो यहां पर x इक्वल टू वाई, तो पुट x इक्वल्स टू वाई। तो जैसे x इक्वल टू वाई रखेंगे तो यहां पर हमारे पास कितना हो गया, रूट अंडर x माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहां पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, मॉड x। ये रूट उधर चला गया, तो रूट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16, और यहां पर देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 6x और ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू रूट उधर चला गया x स्क्वायर है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो रहा है। तो हमने यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास फाइनली कितना आया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x कितना हो गया, माइनस का 14x और ये 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 इक्वल टू 0। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यूज आ रही होंगी, 2 वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है। अब वो 2 वैल्यूज कौन सी होंगी, जो x इक्वल टू वाई सिचुएशन पर जब x और y दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो रहे होंगे, उस सिचुएशन के हमारे लिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। मतलब यहां से x की 2 वैल्यूज आ रही होंगी। ये बात समझ में आ गया। तो यहां से a के लिए हमने x1 y1 कहा था और b के लिए मैंने क्या कहा था, x2 y2। तो ab का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, अगर हम ab का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, तो अगर मैं ab के लिए लिखूं, अगर मैं ab के लिए डिस्टेंस लिखता हूं यहां पर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ab इक्वल्स टू, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहां पर, क्योंकि हम लोगों ने x1 इक्वल टू y1 है, मतलब वो सारे पॉइंट हमने लिए जिसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है। मतलब ये x1 y1 एक्चुअली है क्या, ये x1 x1 है, क्योंकि हमने x इक्वल टू वाई एज्यूम करके चला, x इक्वल टू माइनस वाई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो y1 के जगह पर हम लोग x1 लिख सकते हैं और y2 के जगह पर x2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर। और ये जो x1 x2 है, यहीं से 2 वैल्यूज आ रहे होंगे, वो एक होगा x1 और एक होगा आपके पास x2 होगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई सिचुएशन के लिए हमारे पास जैसा ही मैंने इक्वेशन में रखा है, तो यहां से ये इक्वेशन मिलके आया। मतलब वो पैराबोला और x इक्वल टू वाई लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उसी की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया x में। तो x की 2 वैल्यूज हो रही होंगी, तो यहां से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकालना। तो आपको एक चीज पता है कि सम ऑफ द रूट्स हम यूज कर सकते हैं। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का कितना b बाई ए, तो 14 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर हम पता करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। हमें ऐसे भी तो स्क्वायर ही पता करना है, तो इस रूट को मैंने इधर भेज दिया, तो ये ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स। अब x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या लिख सकते हैं, 4x1 x2 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे x1 प्लस x2 के जगह हम लोग लिखेंगे 14 लिख रहे होंगे। तो जस्ट मोमेंट, तो यहां से हम लोग ए बी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 प्लस x2 कितना है 14, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। और यहाँ देखेंगे माइनस का 4x1 x2, x1 x2 कितना है 25। तो 4 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो ये आपके पास फाइनली कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 2 इंटू 96। और जैसे ही 2 इंटू 96 करेंगे तो ये आपके पास हो गया 12 और यहाँ पर हो गया 19। तो 192 इसका, इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन डुएबल है। ये 4th नंबर क्वेश्चन है कि लेट द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3। मतलब आपके पास एक पैराबोला दिया है और उस पैराबोला का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3। अब ये पैराबोला क्या कर रहा है, ये पैराबोला मीट कर रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये पैराबोला को जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो ड्रॉ करने पर आपको देखने को मिला कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से टच कर रहा है या कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब है एक्स एक्सिस है और क्या है आपके पास वाई एक्सिस है। तो यहां पर इस बात का ये मतलब है कि जब ये पैराबोला मीट करेगा एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, तो ये जो पॉइंट बन रहा है वो उस पॉइंट को क्या कहा गया है, पी कहा गया है, क्यू कहा गया और आर कहा गया है। अब आपसे ये कहा गया इफ द सर्कल सी विथ सेंटर एट -1, -1। अब एक सर्कल सी है जिसका सेंटर क्या देके रखा हुआ है -1, -1 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है पासेस थ्रू द पॉइंट पी क्यू एंड आर। अब आपसे ये कहा गया कि ये जो सर्कल होगा वो पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और जैसे ही ये पास कर रहा है तो आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना होगा। मतलब अल्टीमेटली ये एरिया रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो अगर हम देखें ध्यान से कि सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये एक्चुअली जो पैराबोला है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है। अगर मान लेते हैं कि वाई एक्सिस को कट कर रहा है हमारे पास, तो सबसे पहले पैराबोला का इक्वेशन तो दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स और माइनस का कितना है 3। तो हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए हम देख रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस के लिए देख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 के इक्वल करना पड़ेगा। जैसा ही हमने y 0 किया तो हमारे पास यहां से एक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहां पर x में देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, और जैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है इस बात का यह मतलब हुआ कि ये जो पैराबोला होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा होगा, 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा। कैसे बोल दिया, क्योंकि x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। अगर मैं बात करूं y एक्सिस के लिए, अगर मैं देखूं, अगर मैं y एक्सिस के लिए देखता हूं, अगर मैं y एक्सिस के लिए देखूं तो यहां पर x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, y एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो यहां से देखेंगे हम, तो अगर जैसा ही मैंने x 0 डाला यहां पर तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। मतलब हमारे पास पॉइंट निकल के आ गया 0, -3। मतलब यहां से हमें डायरेक्टली एक पॉइंट मिल जाता है कि वो जो सर्कल है वो सर्कल 0, -3 से पास कर रहा होगा। तो एक बार फिर से हम यहां पर देख लेते हैं कि एक सर्कल दिया था मेरे पास, ये एक आपके पास एक सर्कल दिया था और उस सर्कल का सेंटर आपको बता के रखा था कि सर्कल का सेंटर क्या है, -1, -1 है। और अभी अभी हमने एक पॉइंट निकाला है, वो पॉइंट कितना है हमारे पास, वो पॉइंट है आपके पास अभी अभी जस्ट निकाला, फाइंड किया, कौन सा पॉइंट है 0, -1। तो इसका मतलब हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। इस बात का ये मतलब हुआ कि हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर हम यहां से फाइंड करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहां से देखेंगे 0 -1 तो 1 हो जाएगा, ये -1 -2 हो गया है ना, -1, और यहां पर आपके पास दिया था 0, -3 था, तो 0, -3। तो यहां से अगर हम देखेंगे 0, -3, तो 0 -1 1 हो गया, -3 और +1 हो गया, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो r स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। मतलब सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, r का स्क्वायर। तो ये सर्कल का इक्वेशन रेडी हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि वो जो P और Q जो पॉइंट है, अभी सपोज कर लो कि इस पॉइंट को मैंने R बोल के रखा है, ये पॉइंट R क्लेम कर दिया है इसको।
मतलब अभी भी हमारे पास पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पता होना चाहिए। अब ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू कैसे पता चलेगा, तो आप देखेंगे एक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री, और आप देखो कि इसी से आपके पास क्या आ रहा होगा, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू आ रहा है। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कब आया है, जब आपने वाई इक्वल टू जीरो रखा है। और ये सेम पॉइंट यहां से भी निकल के आ रहा होगा, क्योंकि ये जो सर्कल है, ये सर्कल कहां से पास कर रहा था, तो ये कहा गया था पॉइंट पी से भी पास कर रहा था और पॉइंट क्यू से भी पास कर रहा था। मतलब पॉइंट पी क्यू यहां से भी निकल सकता है, पॉइंट पी क्यू यहां से भी निकल सकता है, लेकिन यहां से निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर हमें P नहीं पता है। तो अगर मुझे P नहीं पता है तो उसके लिए मुझे वहां से पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें y इक्वल्स टू जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल यहां पर कंडीशन दिया गया कि y इक्वल टू जीरो है। तो y इक्वल टू जीरो हम लोग वहां पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो y इक्वल टू जैसे ही मैंने जीरो किया, तो y इक्वल टू जीरो जैसे ही मैंने किया, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से x प्लस वन का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 हो गया 4, तो x प्लस वन इज इक्वल्स टू हो गया 2 और माइनस 2। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1 है और आपके पास क्या है, माइनस 3 है। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 1 और एक आ रही है माइनस 3। तो यही चीज़ तो यहाँ पर बस काम करना था कि इसका मतलब आपके पास पॉइंट P पता चल चुका है। तो अगर x कोऑर्डिनेट हम 1 ले लेते हैं तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। पॉइंट Q के लिए जब मैं बात करूंगा तो x कोऑर्डिनेट माइनस 3 रख लेना है, तो माइनस 3,0, और r मुझे पहले से पता है कि वो कितना है, हमारे पास 0, माइनस 3 दिया हुआ है। तो हमारे पास पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R, ये तीनों पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है। जब हम ट्रायंगल PQR का जब हम एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ट्रायंगल का एरिया से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार जस्ट बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपके पास अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये आपके पास पॉइंट पता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, P जिसको मैं बोल रहा था, उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास था 1,0, और यहाँ पर आपके पास पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास दिया था माइनस 3,0, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट था आपके पास 0, माइनस 3। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट, या फिर डिटर्मिनेंट ना जाकर के सिंपली ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 3। तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, माइनस 3 लिख देते हैं हम लोग, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया यहाँ से माइनस 3, फिर उसके बाद माइनस 3 माइनस 0, तो ये आपके पास कितना हो गया, माइनस 3 हो गया। 0 की वजह से तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास कितना आ गया, 1/2, और ये 3 और प्लस का 9, तो 3 + 9 कितना हो गया, तो यहाँ से 12/2 कितना आ रहा है आपके पास, 6 आ रहा है। मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है, 3 क्वेश्चन इसका, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर आप देखेंगे, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a, 0, a ग्रेटर देन 0 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये आपके पास एक पैराबोला दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है पैराबोला। अब आपसे कहा गया है यहां पर कि एक पॉइंट है a, 0 टू द पैराबोला, मतलब इस पॉइंट का इस पैराबोला पर के किसी भी पॉइंट से जो मैंने डिस्टेंस निकाला है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जो कि कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। ये क्वेश्चन का दिया है कि a, 0 एक पॉइंट है और इस पैराबोला पर एक कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट का इस a, 0 से अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो 4 आता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए सर्कल का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा। मतलब सर्कल का इक्वेशन आपसे ऑटोमेटिकली पूछा गया है। पास कर रहा है वो सर्कल उस a, 0 से पास कर रहा है, मतलब जिस पॉइंट से था वो उस पॉइंट से पास कर रहा है। उसके बाद एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला, और साथ में कह रहा है कि उस पैराबोला के फोकस से भी पास कर रहा है, ठीक है। एंड हैविंग इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, चलो ये भी ठीक है कि वो जो सर्कल है वो सर्कल का जो सेंटर होगा वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला पर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ था, बहुत ही आराम से करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू जो 4x दिया हुआ है ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। तो अगर ये पैराबोला है, अगर ये पैराबोला है तो इसको मतलब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका मैं फोकस बहुत इजीली बता सकता हूं। ये कुछ इस तरीके से पैराबोला बन रहा होगा,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका फोकस बता सकते हैं क्या होता है? इसका फोकस होगा, इसका जो फोकस होता है a कॉमा 0 होता है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a की वैल्यू कितनी है? 1 है। मतलब यहाँ पर फोकस कितना दिया हुआ है? 1 कॉमा 0। वो सर्कल ऐसा सर्कल है जो इस 1 कॉमा 0 से पास भी कर रहा है। साथ में एक पॉइंट है a कॉमा 0 जो इसी एक्सिस पर है, क्योंकि देखोगे y की वैल्यू 0 है, और अगर y की वैल्यू 0 है मतलब वो एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैंने चलो मान लिया कुछ भी a मान लिया, और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या दिया है? a कॉमा 0 दिया हुआ है। अब एक सर्कल ऐसा सर्कल है जो PQ यहाँ पर AS को जो है डायमीटर मान करके ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर कहीं देखे थे अभी कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट a कॉमा 0 एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड हैविंग इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर भी रहा होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर भी रहा होगा। तो ये सेंटर है, मतलब ये मिड पॉइंट है ना, ये एक मिड पॉइंट आ रहा है। तो जैसे ही ये मिड पॉइंट आया मतलब ये एक सर्कल होगा जहां पर ये A और S से दोनों जगह से पास कर रहा होगा। तो कुछ इस तरह से यहां पर बन रहा है। ये हमारे पास एक सर्कल है। तो ये जो सर्कल है A पॉइंट से भी और S पॉइंट से भी पास कर रहा है, और जिसका सेंटर आपके पास क्या है? C है। S पॉइंट पता है आपको, S पॉइंट आपको पता है, मतलब ये जो डायमीटर का एक एंड पॉइंट पता है। और अगर हमें दूसरा एंड पॉइंट पता चल जाए तो हम सर्कल का इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेट्रिक वाला फॉर्म जो आपने पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले फाइंड ये करें कि a की वैल्यू कितनी है। अगर a निकल जाता है, मतलब स्मॉल a निकल जाता है, तो हमारे पास वर्टेक्स a का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो एक और साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया था कि पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट है, पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना रहा है इस a कॉमा 0 से, और उसका जो लेंथ दे के रखा था 4 लेंथ दे के रखा था। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पर बताया कि वो पॉइंट कौन सा मान सकते हैं, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया था? पैराबोला का इक्वेशन था y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसका मतलब हम एक पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं, और a कॉमा 0 से इसका डिस्टेंस कितना है? 4 है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं। तो पैरामेट्रिक पॉइंट अगर हम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? at स्क्वायर, a की वैल्यू तो 1 है, तो t स्क्वायर कॉमा 2at, तो ये आपके पास क्या हो गया? 2t। तो पैरामेट्रिक जो पॉइंट हमने ले लिया t स्क्वायर कॉमा 2t, तो यहाँ पर वेरिएबल आ गया, t हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, अब ये हमारे पास डिस्टेंस 4 दिया हुआ है। तो अगर डिस्टेंस 4 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ये यूज कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं बताइएगा? यहाँ पर PA की वैल्यू, मतलब AP की जो वैल्यू है आपके पास 4 दी हुई है, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे डिस्टेंस लिखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस a, t स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास कितना हो गया? 2t माइनस 0 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू ये आपके पास कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर ये चीज है। अब एक चीज अगर हम ध्यान से देखेंगे, टी स्क्वायर माइनस है, रूट उधर भेज दिया हमने, तो रूट उधर भेज देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 2t का स्क्वायर करेंगे तो 4t स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 16। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से वैल्यू देख रहे हैं टी स्क्वायर माइनस ए प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 16, ये कर दिया, तो इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? t की पावर 4, t की पावर 4, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2at स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ पर t स्क्वायर कॉमा 2t, टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमा 2t माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 4t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस है? 16 डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t की पावर 4 प्लस का a स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया माइनस का 2at स्क्वायर प्लस का 4t स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है 16 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ से t की पावर 4 प्लस यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर, और ये आपके पास आया टी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो 4 माइनस 2a इक्वल्स टू 16 आ गया। लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूज a की वैल्यूज नहीं निकल पाएगी। तो अगर a की वैल्यू नहीं निकल पा रही है तो कुछ और तरीका कि अगर हम यहाँ पर कहें कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, अगर हम
अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये हम कह सकते हैं अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर लें तो शायद हो सकता है। तो अगर मैं पूछूं टेंजेंट का इक्वेशन, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये जो आपके पास जो पैराबोला है, इस पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी 1 मिनट के लिए 1 मान के रखते हैं और इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, y1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स x प्लस x1। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अगर ऐसा ही ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया तो हम यहाँ से y1 की जगह क्या लिखेंगे 2t और x1 की जगह क्या लिखेंगे t² लिखेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर y1, तो ये हो गया 2t 4 टाइम्स x प्लस x1 और x1 की वैल्यू कितनी है, तो ये t² है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास 4/2t, ठीक है 4/2t, और ये आपके पास हो जाएगा 4t²/2t। तो यहाँ से देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2/t, और यहाँ पर एक x होगा प्लस ये तो 2 2 4 हो गया 2t, ये आपके पास हो रहा है y इक्वल्स टू 2/t टाइम्स x आ गया। तो ये इस लाइन का स्लोप है, ये जो 2/t है ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है। तो ये जो होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब ये परपेंडिकुलर रहा होगा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो इस वाले का मतलब जो नॉर्मल का जो स्लोप होगा, मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस का t/2 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा। तो हमने स्लोप निकाल लिया -2/2। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये जो स्लोप होगा -t/2, और ये चूंकि ये पॉइंट P भी पता है, ये पॉइंट A भी पता है, तो A और P के हेल्प से भी हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा बताओ 2t - 0। तो वो जो स्लोप आ रहा होगा यहाँ से हम लिख सकते हैं 2t - 0 बाई इस लाइन का स्लोप, और ऐसे ही हम लिख सकते हैं t² - a। और अभी अभी मैंने देखा ये जो नॉर्मल का स्लोप है और जो टेंजेंट का स्लोप है दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका स्लोप अगर 2/t है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का t/2 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर हम करें, अगर इसको अगर मैनिपुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये, तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे ये t से t जो है कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया यहां से, और 2 उधर चला जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 जा 4, और ये आपके पास हो रहा है, इसको मैंने इधर भेज दिया तो माइनस का t² ये, और ये हो जाएगा प्लस का a। तो जो t² की जो वैल्यू आएगी, t² की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी a-4 हो जाएगी। t² की जो वैल्यू वो कितनी हो गई a-4 हो गई। जैसा ही हमने t² निकाल दिया a-4, जो पहला इक्वेशन था हमारे पास, पहले इक्वेशन से हम बात करेंगे t² - a का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं t² माइनस का a का होल स्क्वायर, साथ में एक और चीज था मेरे पास प्लस का 4t² इज इक्वल्स टू, ये साथ में हमारे पास दिया हुआ था इक्वल्स टू 16, तो यहां से t² - a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे t² - a के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग -4 लिख सकते हैं। तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस 4t², तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4t² इक्वल्स टू 16। तो 16 अगर उधर चला जाता है तो t² - a इक्वल्स टू हो गया -4 का स्क्वायर 16, t² - a का होल स्क्वायर प्लस 4t² इक्वल टू 16। यहाँ से t² - a निकाला तो वो आ गया हमारे पास -4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा 4t² इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, t² की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 रख देंगे, 0 इक्वल टू a-4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। जैसे ही a की वैल्यू 4 आ गई तो हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, अगर a की वैल्यू 4 है
और हमारे पास फोकस पता चल चुका है, तो हमारे पास फोकस है, तो आपके पास यहाँ पर s का कोऑर्डिनेट आपके पास है कि s का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास था 1,0 और साथ में जो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अभी अभी मिला क्या 4,0, तो 4,0 तो क्या होगा सर्कल का इक्वेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ रहा होगा, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 4x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x और यहाँ पर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर कॉमा 2t, तो यहां पर लिखा y1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स, 4 के जगह पर यहां पर 2 होना चाहिए था, तो यहां पर हमने क्या किया है 2 लिखना है यहां पर, तो 2 टाइम्स हो गया आपके पास x प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से कुछ हो रहा होगा। तो y इंटू 2t इक्वल 2 टाइम्स x प्लस टी स्क्वायर, यहां से देखेंगे तो हमारे पास हो गया 2 बाई 2t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2t, यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा होगा 1 बाई टी और ये आपके पास हो जाएगा यहां पर t। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हो गया था 2t माइनस 0 बाई टी स्क्वायर माइनस a और ये इस किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस टी के। तो फिर यहां से t से t कैंसिल हो गया, t से t जैसे ही मैंने कैंसिल किया तो यहां से a माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो यहां पर हमारे पास a माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। a माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस का 2, तो टी स्क्वायर माइनस ए, टी स्क्वायर माइनस ए मतलब यहां पर 4 होना चाहिए था, तो ये आपके पास 4 प्लस 4t स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो यहां से हमारे पास आ गया टी स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो जैसे ही टी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, मतलब जो a का जो कोऑर्डिनेट है वो होना चाहिए था 5,0। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास है 5,0, तो यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x और ये आपके पास प्लस का 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस x कितना हो गया माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि लेट ए एंड बी बी द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a और b जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y प्लस 5 इक्वल टू 0 का, और साथ में किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किनके साथ, तो मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इक्वल टू जो 4x है उस y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो मिरर इमेज होगा उस मिरर इमेज का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है y प्लस 5 इक्वल टू 0 के साथ, और जो हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो मिरर इमेज निकाला है वो किसके अबाउट निकाला है, तो वो हमने निकाला है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के साथ निकाला है। तो आपसे पूछा गया d अगर डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को a और b के बीच का और a डिनोट कर रहा है ट्रायंगल SAB को, तो आपसे पूछा गया है कि ठीक है अगर ऐसा है
तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर a भी फाइंड करना है, स्मॉल a, जो कि स्मॉल a डिनोट क्या कर रहा है, स्मॉल a डिनोट कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो d डिनोट्स कर रहा था डिस्टेंस को, और स्मॉल a डिनोट कर रहा था एरिया को, और d डिनोट्स कर रहा है डिस्टेंस को। तो a और d दो दो चीज फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x का मिरर इमेज निकालते हैं। तो ये आपके पास मान लेते हैं कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये मान लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इसका हम लोग मिरर इमेज निकाल रहे हैं। किसके साथ मिरर इमेज निकाल रहे हैं, तो ये लाइन आपके पास दिया हुआ था, ये लाइन आपके पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस लाइन के साथ हम लोगों ने क्या किया है, मिरर इमेज निकाला। तो मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पर से कोई एक पॉइंट आप उठा लो, जैसे मान लिया कोई भी पॉइंट हमने x, y मान लिया। अब ये जैसा ही हमने x, y माना, इसी का हम लोग इमेज निकाल लेते हैं। तो इसका हम लोगों ने इमेज मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा, बीटा मान लिया। इस लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का जो मिरर इमेज है वो क्या आ गया, पॉइंट अल्फा, बीटा हो गया। तो अल्फा व बीटा निकाल लेते हैं x के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, अल्फा माइनस x1 बाई ए 1, फिर उसके बाद क्या हो गया, बीटा माइनस y1, बीटा माइनस y1 कितना है यहाँ पर, x1 का काम तो x ही कर रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर हमने बीटा माइनस y कितना हो जाएगा 1, फिर उसके बाद क्या करते हैं -2 टाइम्स वो पॉइंट डाल देते हैं। ये जब पॉइंट डालेंगे तो ये सिंपली x प्लस वाई प्लस 4 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जब फाइनली करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 4 आएगा, और बाई में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा माइनस एक्स बाई 1 करेंगे तो अल्फा माइनस एक्स ही आएगा, वो इसके इक्वेट कर दीजिए, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 4, ये जो माइनस है ना सबको दे दिया। तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वाई माइनस 4। तो माइनस वाई को मैंने अगर इधर भेज दिया तो ये कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। माइनस वाई को मैंने उधर भेज दिया तो वाई हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस 4। तो y की वैल्यू है माइनस अल्फा माइनस 4 है। तो y की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा माइनस 4, मतलब y को मैंने अल्फा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, जहां अल्फा क्या है, पॉइंट P का मिरर इमेज है, मिरर इमेज का x कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से देखेंगे बीटा माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, -4। तो माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एक्स माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बीटा माइनस 4। अब हमें क्या करना था, मिरर इमेज निकालना था। तो मिरर इमेज निकालना था, और उस पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया था, तो पैराबोला का इक्वेशन दिया था आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो y के जगह पर हम ये चीज लिख देते हैं, माइनस अल्फा माइनस 4। तो क्या होगा कि y अल्फा के टर्म में चला जाएगा, तो माइनस अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये x के जगह पर ये चीज रख देते हैं, माइनस बीटा माइनस 4। तो इससे क्या होगा कि ये अल्फा बीटा के टर्म में आ गया, मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, इस y स्क्वायर इक्वल टू 4x का मिरर इमेज ही है, एक तरीके से ना यही है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया, अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा -4 टाइम्स बीटा प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये मिरर इमेज हो गया यहाँ पर। अब आपसे क्या पूछा गया, d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, और a और b क्या है, तो a और b कहा गया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था y प्लस 5 इक्वल टू 0 के साथ। तो इसका मतलब y यहाँ पर तो अल्फा का काम कौन कर रहा है, अगर हम देखें, अगर अल्फा का मतलब यहाँ पर x ही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4 टाइम्स y प्लस 4। तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है। अब इस पैराबोला का हमें
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस लाइन के साथ y प्लस 5 इक्वल टू 0 के साथ। तो जहां जहां y है वहां वहां -5 रख देते हैं। तो जैसे ही हम ये रखेंगे तो y इक्वल्स टू हमें -5 लिखना है। आई होप ये बात, पहले हमने मिरर इमेज निकाला है, क्योंकि हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है वो मिरर इमेज के साथ निकालना है, इसलिए हमने यहाँ सबसे पहले क्या काम किया है कि सबसे पहले हमने मिरर इमेज फाइंड किया है। तो ये सबसे पहला काम करना था। अब हम लोग यहाँ पर y के जगह पर -5 रख देंगे, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी आ जाएगी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4, और -5 प्लस 4 कितना हो गया, -1। तो ये आपके पास 4 आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, +-2 हो गया। तो अगर +2 लेंगे अगर हम तो -2 आएगा, और अगर हम -2 लेंगे तो -6 आएगा। मतलब हमारे पास जो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो बहुत अच्छे से आ गया। कितना आ गया, -2, और y कोऑर्डिनेट कितनी थी, -5 था। तो a कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अगर मैं पूछूं b पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा तो -6 और -5। तो ए बी पता चल चुका है। और डी क्या कह रहा था, डी डिनोट कर रहा था ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो हम डी निकाल लेते हैं। तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस ऑफ -6, तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, प्लस यहाँ से देखेंगे ये तो 0 हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर 16 + 0 16, 16 का रूट क्या हो गया, 4। मतलब डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। अब एस क्या शो कर रहा था, एस शो कर रहा था फोकस, ठीक है। अब ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि मुझे ए प्लस डी निकालना है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल एस ए बी का। तो एस ए बी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पर एक एस ए बी एक ट्रायंगल है, एस ए बी एक ट्रायंगल है। एस का कोऑर्डिनेट कितना है, एस जो था फोकस था, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,0। ए पता है मुझे पहले से -2, -5, और हमारे पास बी भी पता है -6, -5। तो एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो मैं इजिली एरिया लिख सकता हूँ। एरिया इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर एस का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 0, 1, ऐसे ही लिखते हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा -2, -5, 1, और ये हो जाएगा -6, -5, और ये हमारे पास 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/2 मॉड ऑफ, ये हमारे पास कितना हो गया, 1 देखेंगे तो ये तो 0 हो रहा है, 0 की वजह से 0, तो इस 1 की वजह से आएगा। तो -2 × -5 10 हो गया। ये आपके पास 10 है, और ये आपके पास देखेंगे प्लस का 30 है। तो 10 - 30 कितना हो गया, -20। तो -20 का मॉड कितना हो गया, 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 10 आ गई। और अब आपसे क्या पूछा गया था, a प्लस डी पूछा गया था। तो जब जैसे ही आपसे a प्लस डी पूछा गया है तो a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो a प्लस डी कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, 14 होगा। तो ये भी दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन जो था ईजी था क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन इजी कहने का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी हैं। यहाँ पर मिरर इमेज निकालना था, ये आपके लिए थोड़ा सा टीडियस था कि मिरर इमेज आप कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद कहा गया इफ द लाइन 3x - 2y + 12 = 0 इंटरसेक्ट्स द पैराबोला 4y = 3x² एट द पॉइंट्स a एंड b। तो यहाँ पर जो लाइन दिया है 3x - 2y + 12 = 0, ये इस पैराबोला को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे। तो इस तरह का कोई पैराबोला बन रहा होगा, एक मैंने रफ बनाया है, और ये हमारे पास कोई ना कोई लाइन होगा। अब ये क्या कर रहा है कि एक को ए पॉइंट पे कट कर रहा है और एक को क्या कर रहा है, बी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब आपसे कहा गया देन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला को एट द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। देन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला द लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एन एंगल इक्वल टू। अच्छा, ये पूछा गया है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये पैराबोला, ये वर्टेक्स, ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, तो इसको आप थोड़ा सा मान लीजिए कि एक्सिस है ये। तो ये कहा गया कि वर्टेक्स पर कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो ये आपसे एक्चुअली पूछा गया है कि ये वर्टेक्स पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, मतलब ये आपसे थीटा पूछा गया है। इसको 1 मिनट के लिए हम लोग थीटा कह देते हैं। ये थीटा आपसे पूछा गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी होगा कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो अगर कितना एंगल सबटेंड करेगा ये मुझे पता करना है। सबसे पहली चीज़ इसका वर्टेक्स क्या होगा इस पैराबोला के लिए। तो इस पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 होगा,
मतलब हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है और हमें थीटा निकालना है। तो थीटा निकालना है, इसका मतलब अगर इन दोनों लाइनों का स्लोप पता चल जाता है तो टैन थीटा से हम एंगल निकाल सकते हैं, थीटा निकल जाएगा। क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी हम निकाल सकते हैं? क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी हम निकाल सकते हैं? और ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, ये लाइन इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। पहला चीज, सबसे पहला चीज, इस पैराबोला पर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट कैसा ले सकते हैं हम? तो इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट बताएंगे हम क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x के y के जगह पर लिख लेते हैं क्या, 3t²। तो y कोऑर्डिनेट हम दे रहे हैं यहाँ पर 3t², ये मैंने y कोऑर्डिनेट दिया है। तो y कोऑर्डिनेट अगर मैंने 3t² दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। मतलब इस पैराबोला पर हम कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले सकते हैं 2t, 3t²। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये ओरिजिन है, तो क्या स्लोप निकल सकता है? तो 3t² बाई क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये जो b पॉइंट है, ये b पॉइंट भी हम पता कर सकते हैं। तो ये जो 2t, 3t² है, ये इस लाइन पर भी है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, उससे कहीं ना कहीं t की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही t की वैल्यू आएगी तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर, x के जगह पर हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन दिया है 3x माइनस का 2y प्लस का 12 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास a जो है t के टर्म्स में है और वो a पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, तो हम सेटिस्फाई करा देते हैं, तो वहां से t निकल जाएगा। तो देखते हैं 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह लिखा 2t, तो ये कितना हो गया हमारे पास 6t, माइनस 2y, y के जगह 3t² रखा, तो ये कितना हो गया 6t² प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से t निकल के आ गया, 6 कॉमन ले लिया, उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा t² माइनस t, और ये आपके पास हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर हम देखेंगे यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, तो t² माइनस का आपके पास है 2t और प्लस का यहाँ पर है t, -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन ले लिया तो t -2, और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो t -2 इक्वल्स टू 0। तो जो t की वैल्यू आ रही होगी, एक आ रही होगी यहाँ से कितना, एक आ रही होगी 2 और एक कितना आ रहा है -1। तो t की वैल्यू 2 आ रही है, एक आएगी 2 और एक कितनी आएगी -1, और आनी भी जाए क्योंकि 2 पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, t अगर 2 रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 3 बार, तो एक पॉइंट तो ये है। और जब b की बात करेंगे तो t की जगह -1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 और ये हमारे पास हो जाएगा 3। तो अब OA का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ OA का स्लोप कितना हो जाएगा, तो 12/4 मतलब 3, और OB का स्लोप कितना हो जाएगा, तो OB का स्लोप हो जाएगा आपके पास -3/2। तो बस tan थीटा यूज कर देते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू mod m1 माइनस m2, 3 + 3/2 बाई 1 माइनस mod m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस, तो 1 प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस m1 इंटू m2, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, mod m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो यहाँ पर ये हो गया। तो 3 2 6 + 3 9 हो गया, और बाई 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से देखेंगे 7 आ रहा है। तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 9/7। तो ये इसका आंसर हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, 2 ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग अप्रोच करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करिए, कहा गया लेट ABCD बी अ ट्राइपेजियम whose vertices lie on the parabola y² = 4x। तो ABCD एक ट्राइपेजियम है, और वो जो ट्राइपेजियम है जिसके वर्टेक्स लाई करते हैं इस पैराबोला y² = 4x पर, लेट द साइड्स AD एंड BC ऑफ द ट्राइपेजियम, जो AD और BC जो साइड है इस ट्राइपेजियम का वो पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है। इफ द डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ टू 25/4, मतलब जो AC डायगोनल है उसका लेंथ है 25/4, एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD 1,0 से पास कर रहा है। अगर ये 1,0 से पास कर रहा है, 1,0 एक्चुअली क्या था इस पैराबोला के लिए, इस पैराबोला के लिए जो 1,0 ये फोकस है,
तो मतलब कुछ इस तरह से कुछ हो रहा होगा डायग्राम कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर मैं पैराबोला बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, इस तरीके से कुछ पैराबोला बन रहा होगा। अब ये हमारे पास फोकस था जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0, और एक हमारे पास दिया था कि AC का जो लेंथ है आपके पास 25/4 है, और AD और BC जो है यहाँ पर ट्रापेजियम के साइड्स है जो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस को। तो AD है और एक BC है। तो AD है तो एक हमने यहाँ पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया, और एक मैंने कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया। तो एक को मैंने AD कह दिया और एक को मैंने क्या कह दिया, BC कह दिया। तो एक हमारे पास पॉइंट है AD, ये आपके पास है AD, और ये जो आपके पास पॉइंट है, ये जो आपके पास साइड है, एक को मैंने कह दिया BC, एक को मैंने कह दिया BC। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक डायगोनल है, वो एक डायगोनल क्या है, 75, AC जो डायगोनल है, कोई एक डायगोनल नहीं, जो AC डायगोनल है वो 25/4 है। तो हमने यहाँ पर ये जो AC दिख रहा है आपको, ये जो AC जो दिख रहा है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे लिए AC डायगोनल है। तो मैंने यहाँ पर, ये हमारे पास पॉइंट S है, ठीक है, यही पॉइंट S है हमारे पास, जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 1,0 दिया हुआ है। तो AC आपके पास पता है, AC का कोऑर्डिनेट 1,0 है, और इसका लेंथ भी आपको बता के रखा है कि इसका लेंथ कितना है, 25/4 है। मतलब AC का लेंथ, AC का जो लेंथ है 25/4 है। तो बताओ AC क्या है, AC तो एक फोकल कॉर्ड है, और फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला होता है A टाइम्स T+1/T का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4। यही तो है, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड हो गया, इसका लेंथ दिया है 25/4। तो यहाँ से अगर हम देखें A की वैल्यू तो 1 ही दी हुई थी, मतलब T+1/T का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 25/4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं T² +1 बाई का T² इक्वल्स टू 25/4। ये हमारे पास है। अब T² के जगह पर, T² के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T की 2 वैल्यूज आ रही होंगी। अब T की 2 वैल्यूज आ रही होंगी यहाँ पे, 2 वैल्यूज आएंगी। अब ये 2 वैल्यूज किन की होंगी, एक इस तरह की होगी, एक इधर की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से कि इस तरह से भी अगर आप एक डायगोनल बनाएंगे, इस तरह से भी जो डायगोनल बन रहा होगा उसका भी लेंथ 25/4 ही होगा। क्यों 25/4 होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल है, और साथ में अगर आप देखेंगे जो ट्रेपेजियम बन रहा है, जो ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ पर, अगर आप इन दोनों को देखें, ये जो ट्रेपेजियम बन के आएगा, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, अगर 1 मिनट के लिए देखें हम, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये ट्रेपेजियम एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। क्यों है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा ऊपर है वैसा ही यहाँ पर नीचे है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो इधर से भी 25 बन सकता है और इधर से भी बन सकता है। तो T की 2 वैल्यूज आ रही होंगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4T² प्लस का 4 इक्वल्स टू 25, कितना T²। तो इधर आ जाएगा तो देखेंगे तो 4 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 25 - 4 21 T², 21 T² हो गया। ठीक है, तो A टाइम्स यहाँ पर, ठीक है, A टाइम्स T+1/T का होल स्क्वायर 25/4। तो यहाँ से हम 25 T² को T² +1, और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर भी तो होगा,
टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर स्क्वायर तो होगा, ये चीज़ छूट रहा था। टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 25/4, मतलब यहाँ पर 4 वैल्यूज आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर टी में 4 है और वो 4 यहाँ वाले होंगे, ये 4 आपके पास निकल के आ रहे होंगे, ये 4 कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे होंगे। तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर की जगह पर अगर मैं 4 रख देता हूँ तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही होगी बताओ। टी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, जैसे ही 4 लिखेंगे तो टी की 2 वैल्यूज यहाँ से आ गई, 1 2 और एक हो जाएगा -2। अब अगला जो 2 वैल्यूज है वो बहुत ईजिली निकल सकता है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि, पहले से मुझे क्या पता है कि ये चूंकि फोकल कॉर्ड है, तो अगर ये ए स्क्वायर कॉमा 2at है तो ये आपके पास a/t स्क्वायर कॉमा क्या हो जाएगा, -2a/t हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम c कोऑर्डिनेट देखेंगे, अगर हम c कोऑर्डिनेट लिखें, अगर मैं c का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो c का कोऑर्डिनेट क्या होता है, at स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो t स्क्वायर कॉमा 2at, तो ये कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट, t के जगह पर 2 मान लिया तो t स्क्वायर, तो t के जगह पर 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 4, तो 4,4 हो गया, तो c की वैल्यू 4,4। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम d निकाल लेते हैं, अगर d निकाल लेंगे अगर हम, तो d अगर हम रख सकते, क्या रख सकते हैं, -2 रख के भी कर सकते हैं, -2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 रख देंगे तो हमारे पास कितना हो गया, -2 रख दिया तो ये आपके पास फिर से 4 हो गया, तो ये फिर से 4 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, मतलब ये 4, -4 आया है, मतलब वो c और ये जो d है, जो t इक्वल टू 2 और t इक्वल्स टू -2 रखने पर एक यहाँ का आया है, c का आया और एक b का आया है, क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो एक यहाँ का आया और एक इधर का आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या है, b का कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं ये, तो b का कोऑर्डिनेट हो गया 4, -4 और c का कोऑर्डिनेट हो गया 4,4। अब आप देखेंगे c का कोऑर्डिनेट 4,4 है, तो इस a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो इस a का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो a/t स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाता है -2a/t हो जाता है, तो -2/t, तो -2/t कर देंगे तो कितना हो गया, -2/t कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2 तो -1, तो 1/4 -1, मतलब जो a का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/4 को -1, और अगर मैं बोलूँ d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तो वो 1/4 होगा, और साथ में वहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1/4, 1 हो गया। तो देखिए a b c d चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, जैसे ही चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया तो अब आपसे पूछा गया था, और आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, एरिया ऑफ जो भी फिगर बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, अगर आप देखें तो ए बी सी डी का, तो ट्रेपेजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स में पैरेलल साइड्स कौन है, एक पैरेलल साइड है BC और एक पैरेलल साइड कौन है AD, तो BC का लेंथ कितना है, तो BC का लेंथ अगर आप देखेंगे 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना है 8 है, प्लस उसके बाद क्या होता है, दूसरी वाली जो साइड लेंथ है AD, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और हाइट कितना है, तो हाइट अगर आप देखेंगे ये आपके पास हाइट है, ये आपके पास क्या है हाइट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, ये अगर आप देखेंगे A का कोऑर्डिनेट 1/4 था, A का कोऑर्डिनेट 1/4 था, और C का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 4 था, 4 में से 1/4 घटा दिए, तो 4 माइनस 1/4 घटा दिए तो कितना हो गया 15 हो गया, तो ये आपके पास 15/4 हो जाएगा। तो देखेंगे 8 2 10 और ये 2, तो ये 10 गुना 15/4, ठीक है, 8 2 10 तो 15/4, तो ये हमारे पास कितना हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 5, तो 15 5 75/2, 75/2, तो 2 5 10 इंटू 8 + 2 10 इंटू 15/4, तो ये आपके पास 4 लेंथ था, यहाँ पर भी 4 लेंथ था, 4 + 4 8 हो गया, और यहाँ पर आपके पास लेंथ था -1 और इधर भी आपके पास लेंथ 1, तो 1 + 1 2 हो गया, 8 + 2
और आपके पास इंटू हाइट, तो वो आपके पास 4 था, -1/4, 4 माइनस 4 4 16, 15/4, तो 4 2 8, तो यहाँ से 8 2 10 और बटे 2, तो 5 हो गया था। 1 मिनट, यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू का 15/4, तो ये हो गया 2 5 10, तो 15 25 75/4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां पर देखेंगे पॉइंट दिया है P 4,4√3 बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 4ax। तो एक पॉइंट P है 4,4√3 और ये पॉइंट लाई करता है पैराबोला y² = 4ax पर। PQ जो है एक फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला है और M और N जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स है जो ड्रॉ किया गया है P और Q से ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो फिर से पूछा गया है कि PQM जो N PQMN जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या होगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास y² = 4ax का मैंने एक पैराबोला का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब इस पर कहा गया था कि एक पॉइंट P है जो लाई करता है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लिया। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ले लिया। आपके पास जो कोऑर्डिनेट था 4,4√3 और इस वाले जो पैराबोला है, इस पैराबोला का इक्वेशन दिया है y² = 4ax दिया हुआ है। तो अगर ये पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब वहां से हम a निकाल सकते हैं, इसलिए इसको जल्दी से यहां से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4√3 मतलब 16 और √3 का स्क्वायर 3 = 4a और x की वैल्यू 4 है, तो 4 4 16 हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। जैसे ही a की वैल्यू 3 आ गई तो हम कह सकते हैं कि जो पैराबोला होगा, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y² = 12x हो गया। तो y² = मैंने 12x पैराबोला का इक्वेशन निकाल लिया। अब जैसा ही मैंने इक्वेशन निकाल लिया, अब आपसे क्या पूछा गया था कि PQ जो है एक फोकल कॉर्ड है, और अगर PQ फोकल कॉर्ड है मतलब वो जो कॉर्ड होगा वो कहाँ से पास कर रहा होगा? फोकस से पास कर रहा होगा। तो यहाँ से एक हमने इस तरह से एक मैंने यहाँ पर PQ आपके पास है और ये आपके पास जो पॉइंट है Q मान लिया, और यही आपके पास फोकल कॉर्ड है, ये आपके पास फोकस है। और इस फोकस का अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो आप बहुत इजीली बता सकते 3,0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3,0। अब आपके पास कहा गया है कि इस फोकल कॉर्ड से मैंने क्या किया, M और N दो पॉइंट ऐसे हैं जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ड्रॉ किया गया है फ्रॉम P और Q, मतलब P और Q से ड्रॉ किया गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किस पर? ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ये आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब यहां से हमने क्या किया है, हमने यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है P से इस डायरेक्ट्रिक्स पर, फिर मैंने यहां पर किया है Q से भी डाला है डायरेक्ट्रिक्स पर। इस तरह से एक पॉइंट को मैंने M कहा है और एक पॉइंट को मैंने यहां पर N कहा है। ये आपके पास इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया है कि M एंड N आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो आपसे पूछा गया देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQMN। आप देख रहे होंगे एक फिगर बन रहा है PQMN, और आपको ये पहले से पता है ये 90 डिग्री है और ये भी आपके पास क्या है 90 डिग्री है। तो PQMN जो है एक ट्राइपीजियम बन रहा है, क्योंकि PM जो है और आपके पास जो NQ है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो आपके पास MN होगा वो हाइट का काम करेगा। ये किसका काम कर देगा? हाइट का काम कर देगा। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, मतलब ट्रापेजियम का एरिया निकालना है अल्टीमेटली, तो क्या हम यहाँ से PM और NQ निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर हम ट्रापेजियम की बात करेंगे, एरिया ऑफ जो ट्रापेजियम बन रहा है जिसका नाम है PQMN, अगर हम इसका एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड यहाँ कौन कौन है? PM है और एक कौन है? QN है, और यहाँ पर इंटू कितना? हाइट, और हाइट कितना है? MN है। तो अगर हम यहाँ से देखें 1/2 इंटू PM प्लस QN, अगर आप देखेंगे PM जो है
ये जो पीएम है ये खुद किसके इक्वल है, पीएस के है, क्योंकि ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला है, पैराबोला पर है, तो उसका फोकस से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस होगा। ऐसी सेम चीज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं जो पीएम है एक्चुअली वो किसके इक्वल है, पीएस के इक्वल है। ऐसे ही कह सकते हैं जो क्यूएन है वो किसके इक्वल है, एसक्यू के इक्वल है इनटू एमएन। अब आप देखेंगे यहां से 1/2 पीएम प्लस पीएस प्लस एसक्यू क्या है, पीक्यू है। ये एक फोकल कॉर्ड है और फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, a टाइम्स टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3 है। t की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन वहां पर देखेंगे अगर ध्यान से तो 4,4√3 पहले से दे दिया गया है। मतलब हमें 3t स्क्वायर की वैल्यू पता है कि 3t स्क्वायर, 8t स्क्वायर की वैल्यू पता है कितना है, 4 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर हम सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और प्लस का 2 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं t स्क्वायर के जगह पर 4/3 लिख लेते हैं, यहाँ पर 3/4 लिख लेते हैं, प्लस का 2। तो ये कितना हो गया आपके पास, 3 इंटू 4 3 12, तो ये हो गया 3 4 12 हो गया, 4 4 16, 9 और 12 2 24। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 3 4 तो 12 हो गया यहाँ पर, है ना। तो 3 4 12 हो गया, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 9 25 25 और 24, तो कितना हो गया 49/4। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं जो PQ की वैल्यू है, PQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 49/4 है। अब अगर हम यहाँ से mn निकाल लेते हैं, mn हमसे कैसे निकलेगा, तो आपको पहले से पता है कि ये लेंथ, ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक के लेंथ की इक्वल होगा। तो ये लेंथ कितना है, 4√3 है। और ये लेंथ ये क्यू कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं a/t स्क्वायर से, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो t स्क्वायर की वैल्यू a/t स्क्वायर है और ये हो जाता है -2a/t हो जाता है। तो -2a/t करेंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं -2a/t, तो -2a, a के जगह पर 3 है और t के जगह पर क्या लिख देंगे, t के जगह पर हम लोग लिख देंगे 2/√3। तो ये आपके पास हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस क्यू पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। तो ये 3√3, मतलब ऊपर का 4√3 और नीचे का 3√3, कितना हो गया 7√3। तो ये आपके पास जो है 7√3 है। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 49 इंटू 7, ठीक है, 49 इंटू 7, तो 49 इंटू 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63, कैरी 6 हो गया, 7 4 28, 2 30, ठीक है, 4 34, तो 343 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 और देखेंगे 4 और नीचे का 2, तो कितना हो गया 8, 343 √3/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया, 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 4 है। तो हमारे पास इस तरह के सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो सारे के सारे PYQs थे। तो बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में। थैंक यू सो मच।